हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में। ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, एक की एंजाइम होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। की एंजाइम मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो O2 होता है ना, इसके प्रति सेंसिटिव होते हैं। अगर ऑक्सीजन हो तो ये काम नहीं करते हैं। ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं अलग-अलग, जैसे मोलिब्डेनम। अगर नाइट्रोजिनेज एंजाइम में मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स हो तो मोलिब्डेनम टाइप बोलते हैं। वेनेडियम, अगर नाइट्रोजिनेज एंजाइम में वेनेडियम हो तो उसको हम लोग वेनेडियम टाइप बोलते हैं। और एक होता है आयरन, जिसमें केवल आयरन पाया जाता है, ठीक है? मोलिब्डेनम के साथ भी आयरन हो सकता है, वेनेडियम के साथ भी आयरन हो सकता है, लेकिन कुछ में केवल आयरन पाया जाता है, तो उसको आयरन ओनली नाइट्रोजिनेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम का स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होता है इसका। फिर नाइट्रोजिनेज एंजाइम किस तरीके से वर्क करता है उससे हम लोग समझेंगे। ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो है कंपोनेंट 1, दूसरा है कंपोनेंट 2। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो बड़ा वाला भाग है, ये कंपोनेंट 1 है और ये छोटा वाला कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 जो होता है, ये हेटेराटेट्रामर होता है। हेटेराटेट्रामर कहने का मतलब 4 सब यूनिट से बना होगा और अलग-अलग। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये 1 है, ये दूसरा है, इसके अंदर 2 छोटे हैं, 1, 2। तो इस तरीके से 4 सब यूनिट से बना है, पर इनमें से 2 सब यूनिट बड़े हैं और 2 सब यूनिट छोटे हैं। मतलब एक जैसे नहीं हैं, इसलिए हेटेरा। और टेट्रामर क्यों? क्योंकि 4 सब यूनिट से बना है, इसलिए हेटेराटेट्रामर कहते हैं। तो ये जो कंपोनेंट 1 है, ये 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है और 2 छोटे 2 बड़े होते हैं, हेटेराटेट्रामर होता है। जबकि कंपोनेंट 2 जो है, ये होमोडाइमर होता है। मतलब यहाँ पे जो 2 सब यूनिट हैं, दोनों सेम साइज़ के होते हैं, एक जैसे होते हैं और 2 ही होते हैं, इसलिए इसको होमोडाइमर कहते हैं। कंपोनेंट 1 को हम लोग डाइनाइट्रोजिनेज यानी शॉर्ट में डीएन भी कहते हैं, जबकि कंपोनेंट 2 को हम लोग डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज कहते हैं, यानी डीएनआर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हैं डीएन और डीएनआर। कंपोनेंट 1 के पास मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन पाया जाता है, जैसे यहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे पाया जा रहा है। उसी तरीके से कंपोनेंट 2 के पास आयरन पाया जाता है, यहाँ पे आयरन प्रोटीन है, यहाँ भी आयरन प्रोटीन है, ठीक है? कंपोनेंट 1 जो है, ये कैटालिटिक एक्टिविटी करता है और कंपोनेंट 2 जो है, ये एटिपेज एक्टिविटी करता है। कंपोनेंट 1 लार्ज होता है, कंपोनेंट 2 स्मॉल होता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो कंपोनेंट 1 का लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है, इनके बीच के भाग को, ये जो जहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसके बीच के जगह को हम लोग बोलते हैं एपी क्लस्टर। क्या बोलेंगे? एपी क्लस्टर। यहाँ भी एपी क्लस्टर कहेंगे। और इन दोनों एपी क्लस्टर को संयुक्त रूप से पी क्लस्टर भी कहते हैं। उसी प्रकार कंपोनेंट 2 के पास जो आयरन प्रोटीन है 2, वो जहाँ पे जुड़े हैं उसके बीच के भाग को एफईएस क्लस्टर कहेंगे, आयरन सल्फर क्लस्टर, ठीक है? ये स्ट्रक्चर है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप लोगों को नाइट्रोजिनेज एंजाइम का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा, तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम किस तरीके से वर्क करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इस डायग्राम में देखिए, इसमें कंपोनेंट 1 को मैंने इधर बनाया है और कंपोनेंट 2 को इधर, क्योंकि कंपोनेंट 2 से स्टार्ट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है वो, ठीक है? सबसे पहले जो नाइट्रोजन होता है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, उस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को ये जो कंपोनेंट 1 का मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है, वो बाइंड कर लेता है, पकड़ लेता है। अब पकड़ने के बाद इसको कुछ इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी तभी तो इसको फिक्स करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मिलता कहाँ से है? तो इलेक्ट्रॉन देने का काम जो करता है वो कंपोनेंट 2 करता है। तो कंपोनेंट 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाता है और कैसे देता है, इस मैकेनिज्म को समझते हैं। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक फेरोडॉक्सिन नामक कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग बोलेंगे फेरेडॉक्सिन रिड्यूस हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना मतलब रिडक्शन होना और इलेक्ट्रॉन छोड़ देना मतलब ऑक्सीडेशन होना। तो यहाँ पे जैसे ही फेरेडॉक्सिन रिड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन को इस फेरेडॉक्सिन से कंपोनेंट 2 ले लेता है। कंपोनेंट 2 भी कहाँ पर लेता है? एफईएस क्लस्टर के पास, है ना? तो एफईएस क्लस्टर के पास ये फेरेडॉक्सिन से 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाता है। तो फेरेडॉक्सिन जो होता है वो
ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ जाता है, फिर ये रिड्यूस होगा तो फिर वापस से इनमें से इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाएगा। इस तरीके से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन को FeS के पास ले लिया जाता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन को FeS के पास ले लेने के बाद यहाँ पे FeS क्लस्टर होता है, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले लेने के बाद इलेक्ट्रॉन को आगे भेजना भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन को आगे भेजने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो एनर्जी का फुलफिल किससे किया जाता है? उसके लिए यहाँ पे एटीपी को तोड़ा जाता है। मैंने बताया था ना, ये जो कंपोनेंट 2 होता है एटीपेज एक्टिविटी करता है, मतलब एटीपी को तोड़ता है और एटीपी को तोड़कर एडीपी और आईपी बनाता है। लेकिन यहाँ पे 16 एटीपी को तोड़ता है तो 16 एडीपी और 16 आईपी बनेंगे। तो इस एटीपी को तोड़ने पर जो एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके यहाँ से जो 8 इलेक्ट्रॉन लिया गया है, उस इलेक्ट्रॉन को भेज दिया जाता है कंपोनेंट 1 के Fe क्लस्टर के पास। अब ये Fe क्लस्टर में से होते हुए दूसरे Fe क्लस्टर में चला जाता है और दूसरे Fe क्लस्टर से मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। जब मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाती है, तो ये मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन पहले से ही यहाँ पे नाइट्रोजन को और 8 प्रोटॉन पकड़कर रखा है। अब इन इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन के साथ 6 प्रोटॉन को जोड़ देता है और बना देता है 2 मॉलिक्यूल अमोनिया और 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, मतलब 2 प्रोटॉन बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बन जाता है और 2 प्रोटॉन बाहर निकलते हैं। इस तरीके का प्रोसेस होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम में नाइट्रोजन फिक्सेशन का। आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी समझ नहीं आया है, तो वीडियो को वापस से एक बार देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप लोग उस वीडियो तक रीच बना सकें।